हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहित कुमार पांडे और आप सभी का आपके अपने चैनल दी रोहित क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी हम झारखंड के बारे में जान रहे हैं, सीख रहे हैं और कल के वीडियो में हमने मध्यकाल में झारखंड देखा था। ये सभी झारखंड के होने वाली परीक्षा जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड पीजीटी, झारखंड पुलिस सभी में सहायक रूप से उपयोगी साबित होगा। आप सबों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सबों के प्यार ने कुल 80 सब्सक्राइबर कर दिए हैं और आशा करते हैं कि आप सबों को वीडियो पसंद आ रहा हो। तो प्लीज़ एक बार फिर से आप शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें और किसी भी तरह के सुझाव या शिकायत के लिए हमें इस नंबर पे संपर्क करें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सबों के लिए एक सूचना भी है कि यदि आपके बच्चे नवोदय नेतरहाट की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास अवेलेबल है और साथ ही साथ उसके टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। दोस्तों, उसके साथ ही स्पोकन इंग्लिश क्लास 10-12 की इंग्लिश और भी बहुत सारी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए कृपया इस नंबर पे संपर्क करें। तो आइए हम जानते हैं मध्यकाल में झारखंड। उसके पहले एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने कल के वीडियो में सीखा था कि मध्यकाल दो भागों में बांटा हुआ है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में हमने गुमला के महामाया मंदिर, टांगीनाथ का मंदिर, छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ के बारे में देखा था। उत्तर मध्यकाल में हमने बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, लोधी वंश, आदिल शाह द्वितीय, शेर शाह के बारे में जाना था और आज हम लोग हुमायूं से स्टार्ट करेंगे। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि कृपया अंत तक बने रहें और अपना प्यार बनाए रखें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 के दौरान एक बार हुमायूं भुरकुंडा अभी हजारीबाग में है, उस समय भी हजारीबाग में ही था, तो भुरकुंडा हजारीबाग तक पहुंच गया था। हुमायूं के बारे में यही याद रखना है कि मुगल अफगान का जब संघर्ष 1530 और 40 के दौरान हो रहा था तो हुमायूं भुरकुंडा हजारीबाग तक पहुंच गया था। अब अकबर के बारे में जानते हैं। तो झारखंड के संदर्भ में अकबर के शासनकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है। शासनकाल का पूर्वार्ध यानी कि 1556 से लेके 76 तक और शासनकाल का उत्तरार्ध यानी शासनकाल के पहले और शासनकाल के बाद जो 1576 से लेके 1605 तक जाती है। यानी दोस्तों, जन्म से पहले और मृत्यु तक अकबर के बारे में हम लोग इस काल के बारे में देखेंगे। तो अकबर ने अपने शासनकाल के पूर्वार्ध में झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया था तथा उत्तरार्ध में क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन स्थापित किया था। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अकबर के शासनकाल का पूर्वार्ध जो था वो अफगानों का विजय था। अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगानों ने झारखंड के क्षेत्र का उपयोग किया था। दोस्तों, 1575 ईस्वी के टकरोई की लड़ाई के बाद, ध्यान रखना है, टकरोई की लड़ाई के बाद जुनैद कुर्रानी ने बिहार जाने के क्रम में रामपुर, जो वर्तमान में रामगढ़ है, में रुका था, जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई। यहाँ जुनैदी कुर्रानी व मुगलों की सेना के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 1575 जो डेट है, वहाँ पर टकरोई की लड़ाई के बाद जुनैद कुर्रानी बिहार जाने के क्रम में रामगढ़ में रुका था और यहाँ पीछा करते करते
मुगलों की सेना भी आ गई थी, लेकिन फाइनली जीत मुगलों की हुई थी। अब आइए बात करते हैं अकबर के शासनकाल के उत्तरार्ध में क्या हुआ था। तो अकबर के शासनकाल के उत्तरार्ध में दोस्तों क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन हुआ था। आइए कुछ क्षेत्रों के बारे में जानते हैं, क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों छोटा नागपुर खास का जो नागवंश है उसके बारे में हम जानते हैं। अकबर नागवंशों की राजधानी कोकरा या खुकरा, क्योंकि उस समय अकबर के समय झारखंड को कोकरा या खुकरा नाम से जाना जाता था, को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। और इसका प्रमुख कारण दक्षिण भारत जाने हेतु या युद्ध क्षेत्र में, यानी कि या तो युद्ध में इस क्षेत्र का उपयोग सामरिक कारण, साम्राज्य विस्तार, राजनीतिक कारण, इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि यानी कि आर्थिक कारण भी थे। दोस्तों हम जानते हैं कि उस समय झारखंड रत्नगर्भा थी, अभी भी है, अभी लूट मची हुई है और उस समय भी लूट मची हुई थी। तो कहने का मतलब यहाँ जल, जमीन, जंगल, जानवर सभी तरह से झारखंड समृद्ध था, जिसके कारण सभी यहाँ चाहते थे कि किसी ना किसी कारण अपना संपर्क, अपना संबंध बनाए रखें। दोस्तों अगला पॉइंट है, अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खान को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह, ध्यान रखना है, मधुकरण शाह की पराजय हुई थी तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है, स्टार लगा हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कि शाहबाज खां जो है उसने मधुकरण शाह को हराया था और मधुकरण शाह वार्षिक मालगुजारी देने के लिए स्वीकार कर लिया था। दोस्तों अगला पॉइंट है कि बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कुतुल खां के साथ एवं उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार मान सिंह के अभियान में, जो मान सिंह का अभियान था दोस्तों 1590 से 92 तक, उसमें मुगलों का साथ दिया। यानी पहले मधुकरण शाह हारा, फिर बाद में उड़ीसा के शासक कुतुल खां और उसके पुत्र निशान खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार मान सिंह के अभियान में मुगलों का साथ दिया था। आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं, पलामू का चेरो वंश। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पलामू का चेरो वंश 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह को अकबर ने झारखंड और बिहार का, उस समय बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था और मान सिंह ने 1590 में पलामू के चेरो राजा भागवत राय को, पलामू के राजा जो चेरो थे राजा भागवत राय को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था। पलामू में मुगलों की सेना नियुक्त करके भागवत राय को राजा बने रहने दिया, यानी कि वहां पर सेना नियुक्त कर दिया गया मुगलों की सेना, उसके बाद भागवत राय को वहां का राजा बने रहने दिया गया। 1605 ईस्वी में दोस्तों अकबर की मृत्यु के बाद चेरों ने मुगलों की सेना को मार भगाया तथा पलामू पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। बहुत ही दिलचस्प बात है कि जब राजा जो अकबर थे, बादशाह अकबर थे, उसकी जब मृत्यु हो गई तो वहां पर मुगलों की सेना को मार भगाया गया और पुनः चेरो राजा जो है अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सिंहभूम का सिंह वंश। सिंहभूम का सिंह वंश तो 1592 में दोस्तों उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह सिंहभूम क्षेत्र से गुजरा और इस समय सिंहभूम के पोरहाट में सिंहवंशी राजा रंजीत सिंह का शासन था। मान सिंह ने इस दौरान रंजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकारने हेतु विवश कर दिया तथा उसे अपने अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि 1592 ईस्वी में ही मान सिंह ने राजमहल जो साहेबगंज है को बंगाल की राजधानी बनाया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप सबों को ध्यान रखना है कि जब 1592 में मान सिंह ने
राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। और दोस्तों बाद में मानसिंह ने परकोटा व महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया, यानी नाम क्या रख दिया उसका, तो उसका नाम रख दिया अकबर नगर। दोस्तों अब देखते हैं मानभूम व हजारीबाग के राजवंश। तो 1590-91 ईस्वी में मानसिंह है वो मिदनापुर के अभियान पर जाते समय मानभूम से गुजरा था। दोस्तों एक बार फिर से इस लाइन को रिकॉल करते हैं कि 1590-91 ईस्वी में मिदनापुर के अभियान पर जाते समय मानसिंह जब मानभूम से गुजरा था तो इस दौरान उसने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के क्षय और चंपा परगना बिहार सूबे में शामिल था, जिसकी वार्षिक मालगुजारी 15,500 रुपये निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों अकबर में अभी हमने बहुत सारे फैक्ट्स को देखा। आप ज़रूर से इस वीडियो के अंत तक बने रहें। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर वीडियो अच्छा लगेगा और हमारी बात भी आप सबों को समझ में आएगी। आप सबों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल दी रोहित्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और अपना प्यार बनाए रखेंगे। आइए अब देखते हैं जहांगीर के बारे में। तो दोस्तों जहांगीर झारखंड के संदर्भ में जहांगीर के शासन का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, विष्णुपुर व पंचेत्र आक्रमण तथा शाहजहां यानी कि शहजादा खुर्रम के राजमहल आगमन से है। अब यहाँ पर देखते हैं कि छोटा नागवंश में क्या बात आता है निकल के यहाँ से और क्या पॉइंट निकलती है इस बारे में देखेंगे। तो जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। दोस्तों यहाँ से गोल्ड के बारे में जानकारी मिलती है। अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है। जहांगीर इस क्षेत्र की नदियों में मिलने वाले हीरों के कारण इन पर अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के समय कोकरह का शासक दुर्जन साल जो मधुकर शाह का उत्तराधिकारी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर दिया। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया, परंतु बीमारी के कारण जफर खां की मृत्यु हो गई तथा जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई। दोस्तों जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को पुनः बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस दौरान इब्राहिम खां ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया तथा हीरो के लिए प्रसिद्ध डायमंड के लिए जो प्रसिद्ध नदी शंख नदी है अपने अधिकार में ले लिया। इब्राहिम खान ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया तथा इससे मना करने पर दुर्जन साल को दोस्तों 12 वर्षों तक 1615 से 27 ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि दुर्जन साल को किसने बंदी बनाया था, तो इब्राहिम खान ने बनाया था। इसी में पॉइंट आता है कितने साल के लिए बंदी बनाया था, तो 12 साल 1615 से 27 तक। और इस अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया और तथा इब्राहिम खान को फात जंग की उपाधि दी गई। दोस्तों इब्राहिम खान को फात जंग की उपाधि दी गई तथा उपाधि प्रदान करते हुए 4 हजारी मनसबदार भी बनाया गया।
अगला पॉइंट देखते हैं। 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया था। कुछ बातें हो गई थी। इन हीरों को परखने हेतु दुर्जन साल को ग्वालियर से शाही दरबार में बुला लिया गया। दुर्जन साल हीरे की पहचान कर लेने के बाद, यानी कि दुर्जन साल द्वारा जो है हीरे की पहचान कर ली गई कि कौन असली हीरा है। इसके बाद जहांगीर ने खुश होकर दुर्जन साल को शाह की पदवी प्रदान करते हुए मुक्त कर दिया तथा उसका राज्य वापस कर दिया। इसके बाद दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को 6000 वार्षिक कर देना स्वीकार किया। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मुगल शासक जहांगीर को दुर्जन साल ने कितना कर देना स्वीकार किया दोस्तों, तो ये 6000 देना स्वीकार किया था। अब आइए आगे देखते हैं पलामू के चेरो वंश। तो दोस्तों पलामू के चेरो वंश के बारे में बात करते हैं। 1607 ईस्वी में अबुल फजल के पुत्र अफजल खां को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ध्यान रखना है कि अबुल फजल के पुत्र अफजल खां को जहांगीर ने 1607 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अफजल खां ने जहांगीर के आदेश से पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया। उसके आक्रमण के समय पलामू का चेरवंशी शासक अनंत राय था। ध्यान रखना है, अनंत राय था, परंतु आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर ही बीमारी से अफजल खां की मृत्यु हो गई तथा यह अभियान असफल हो गया था। 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सहबल राय पलामू का शासक बना। इसने अपने राज्य का विस्तार सड़क के आजम जीटी रोड जिसे कहते हैं पर चौपारण हजारीबाग तक कर लिया। यानी जब अनंत राय की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसे चौपारण तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। दोस्तों सहबल राय बंगाल की ओर से जाने वाले मुगल काफिलों को लूट लिया करता था। सहबल राय जो है वो बंगाल की ओर जो मुगल काफिले जाते थे उसे लूट लिया करता था। इससे नाराज होकर शाहजहां ने सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया था। जहांगीर ने अपने मनोरंजन हेतु सहबल राय को एक बाघ से लड़ने का आदेश दिया, जिसमें इस लड़ाई में सहबल राय की मृत्यु हो गई। सहबल राय की मृत्यु के समाचार मिलते ही चेरों ने सीमावर्ती मुगल क्षेत्रों में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, जिसका मुगल अधिकारियों ने दमन कर दिया। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण। तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल सेना ने मानभूम के विष्णुपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की और जहांगीर द्वारा 1660 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अफजल खां ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां के साथ मिलकर पंचेत के जमींदार वीर हमीर को पराजित किया था। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। खुर्रम शाहजहां का राजमहल आगमन। तो दोस्तों खुर्रम जहांगीर का पुत्र था तथा दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार था। खुर्रम ने 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा वर्धमान होते हुए राजमहल आ पहुंचा। खुर्रम ने राजमहल क्षेत्र में बंगाल का सूबेदार इब्राहिम खां को एक लड़ाई में मार दिया तथा राजमहल पर अधिकार कर लिया। बाद में मुगल बादशाह से सुलह होने के बाद खुर्रम पुनः दक्षिण भारत लौट आया। दोस्तों अभी हमने मुगलों के बारे में बात किया कि कैसे उन्होंने झारखंड पर अपना
प्रभाव छोड़ा और किस तरह से झारखंड के संपदा को ले जाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आप सबों को आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और कल हम लोग शाहजहां के बारे में जानेंगे और शाहजहां के बाद औरंगजेब और बहुत सारे जो अन्य तथ्य हैं उसके बारे में जानेंगे। आप सबों से फिर एक बार रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अगर पॉसिबल है तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।